आज डिस्कस करते हैं केंद्रक, यानी सेल में पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गन में से एक केंद्रक होता है, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में देखेंगे क्या है, यानी क्या इसके कार्य होते हैं, किसने इसकी खोज की और क्या क्या इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया 1831 में कि ये गोल संरचना होती है और ये डबल लेयर होती है, मतलब डबल हेलिक्स बताएंगे, दोहरी भित्ति वाली एक संरचना होती है। ठीक है, आगे बताया गया है इसमें। और ये संरचना तो होती है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है, यानी ये जो दिख रही है ये इसकी जो लेयर ऐसे कह सकते हैं लेयर के, यानी ये भित्ति ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन तथा फैट की बनी होती है। ठीक है, इसके आगे बताया केंद्रक कला में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों ये छिद्र पाए जाते हैं, जैसे हमें ये दिख रहा है और ये देख रहे हैं ये इस टाइप के, तो ये क्यों पाए जाते हैं, इनमें बताया गया है ये कोई प्रोटीन के अणु बड़े होते हैं जो मतलब इससे नहीं जा पाते हैं लेयर से, तो वो इसके लिए ये जगह मिल जाती है और इससे बड़े कण अंदर और बाहर आ सकते हैं प्रोटीन के। और दोस्तों इसके बाद बताया गया है कि इसमें पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, यानी पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। पारदर्शी द्रव्य मतलब जैसे विजिबल पानी में हम देख सकते हैं, शीशे के गिलास में अगर भर दें और उसको हम देखें तो उसको देख सकते हैं कैसे क्या, मतलब हर पार दिख सकता है हमें, तो विजिबल यानी विजिबल इसमें द्रव्य भरा होता है। द्रव्य मतलब कह सकते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रिका द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये इसको सूखने नहीं देता है, मतलब केंद्र को मरने भी नहीं देता है, यानी केंद्र के अंदर अगर द्रव्य ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो पानी है ये जो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये सूख जाएगा और सूख जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देगा तो यानी मृत की स्थिति में आ जाएगा, डेड में आ जाएगा, यानी मर जाएगा फिर। तो इसमें बताया गया है ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसे सूखने से बचाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, यानी इसमें इस द्रव्य में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, यानी धागेनुमा जो संरचना इसमें जो दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी सी, ये जो पूरे में भरी है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। दोस्तों क्रोमेटिन किस की बनी होती है, मतलब किस पदार्थ की बनी होती है, क्रोमेटिन ऐसी क्यों होती है ना। तो क्रोमेटिन जो बनी होती है वो हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा डीएनए। ठीक है, दोनों से मिलकर ये धागेनुमा जो संरचना है वो बनी होती है। बताया है कि प्रत्येक केंद्र में एक केंद्रिका पाई जाती है। जैसे दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये जो केंद्रिका है ये इसे केंद्रिका कहेंगे। प्रत्येक केंद्र में एक तो पाई जाती है और एक से अधिक भी पाई जाती है। ठीक है, इसे केंद्रिका कहेंगे। तो एक से अधिक भी हो सकती हैं दोस्तों ये। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं इसमें बताया गया है कि इसमें एक से अधिक भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो केंद्रक में प्रोटीन 90% पाई जाती है। इस केंद्रक में प्रोटीन जो पाई जाती है परसेंटेज में देखें तो यानी 90% प्रोटीन पाई जाती है इसमें। और बताया है और 10% इसमें डीएनए आरएनए और जो ग्रोथ करने के लिए सहायक है वो भी ये केंद्रक ही करता है, यानी सेल में वृद्धि के लिए सहायक जो है वो अपना एक न्यूक्लियस ही करता है, यानी केंद्रक ही करता है। ठीक है, यानी वृद्धि के लिए सहायक है, केंद्रक वृद्धि के लिए भी सहायक है। तो सभी केमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, यानी जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लाइसोसोम पाई जाता है, गोल्गी पाई जाती है, तो ये इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। तो इनको दोस्तों इनको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा न्यूक्लियस। क्यों करता है, ये सब पे अपनी कमांड रखता है, इसको कंट्रोलर कहते हैं, यानी सेल ऑफ कंट्रोलर। और इसे सेल ऑफ ब्रेन यानी सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों ये कंट्रोल तो करता है लेकिन इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मतलब उनको दंडित कर सके। अगर कोई वो इसकी मर्जी के खिलाफ कार्य करे या कोई इसके अनुसार कार्य ना करे तो उनको पनिशमेंट भी कर सके, कोई पनिश नहीं कर सकते क्योंकि इनको कोई इस न्यूक्लियस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। चलिए देखते हैं, और इसे कंट्रोलर कहते हैं।
ये तो आपको पता ही है, कंट्रोलर यानी सेल का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके पास पनिशमेंट की कोई पावर नहीं होती है, किसी को कोई पनिश नहीं कर सकता, किसी भी ऑर्गन को। तो केंद्र के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी जो क्रोमेटिन है इस पर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी यही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारी चीज़ें इस केंद्र में उपस्थित होती हैं। और पूर्ण जानकारी यानी पेरेंट सेल की पूर्ण जानकारी, मतलब सब कुछ, शेप, कलर कैसा है, कितना वेट है, कितना हाइट है, ये सब उसमें जीन उपस्थित होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं हमारे, वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। यानी सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन इस केंद्रक में भरी होती है। ये ही मतलब मिशन का घर कह सकते हैं, मतलब यही कमांड करता है किसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, किस सेल को कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। यानी इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो केंद्रक द्वारा इंजीनियरिंग, यानी जो ये अपना करता है कि इसके जीन उसमें मिलाने और उसके जीन इसमें मिलाने। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक नई जाति का, नई प्रजाति का या नई किस्म का, नई प्रजाति का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि नई प्रजाति का विकास करना, तो ये केंद्रक द्वारा ही होता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यहीं से आरंभ होती है, मतलब केंद्रक से ही होनी आरंभ होती है। जीन्स क्रोमोसोम, यानी जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो माता पिता के गुण बच्चों तक लेके जाते हैं। यानी माता पिता के कह सकते हैं कि पेरेंट सेल के जो गुण होते हैं वो डॉटर सेल में कैसे जाते हैं। मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 2 डॉटर सेल हैं। तो डॉटर सेल में अगर यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो एक्स ही आएगी ना, ऐसे ही इनकी इंफॉर्मेशन आगे पहुँचती है। इसी तरह से मतलब पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में पहुँच जाती है और आगे आने वाली पीढ़ी में और वो सब कुछ देखने लगते हैं जैसे जैसे इंफॉर्मेशन केंद्रक द्वारा दी गई होती है, ठीक है। और जो जीन होते हैं, जीन बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, तक हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते इसे। और इस घटना को क्या कहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना, उसको कहते हैं लक्षणों का स्थानांतरण, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना, लक्षणों का स्थानांतरण, मतलब उनके गुणों को स्थानांतरण करना। ऐसे गुणों को ये बच्चों में स्थानांतरण कर देती है, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं। सभी कार्यों के बीच अलग अलग होते हैं, मतलब जितने भी कार्य होते हैं कोशिका में, जितने मतलब किसी का शेप देखना हो गया कि शेप कैसी है, ठीक है। अगर मान लो कोई जानवर है, ठीक है, जानवर में मान लेते हैं गाय है, और गाय के जीन अगर भैंस के जीन में डाल दिया जाए तो भैंस जैसे करैक्टर आएंगे ना, मतलब उस भैंस में भी गाय के जैसे करैक्टर दिखेंगे, तो वो जो होते हैं वो जीन होते हैं। तो इसी घटना को बताया गया है, यानी जीन्स अलग अलग होते हैं, हर कार्य के जीन्स अलग होते हैं। मान लो गाय अगर 4 किलो दूध देने वाली है और दूसरी गाय 10 किलो दूध देने वाली है, अगर उसके 10 किलो वाली के जीन और 4 किलो वाली की जीन में डाल दिए जाएं, उसके बच्चे में मतलब जीन पहुंचा दिए जाएं, तो वो 10 किलो वाली गाय, 10 किलो दूध देने वाली गाय भी नई प्रजाति का विकास हो सकता है, ठीक है। जैसे बताया गया है, देखो एग्जाम्पल में, यानी शेप के लिए अलग जीन होगा, साइज के लिए अलग जीन होगा, और कलर के लिए अलग जीन होगा, उसके वेट के लिए अलग जीन होगा, उसके स्ट्रक्चर यानी ढांचा के लिए एक नया अलग जीन होगा। मतलब सबके लिए करोड़ों सेल, ऐसे करोड़ों, मतलब जितने स्ट्रक्चर होते हैं उतने ही जीन पाए जाते हैं, ऐसे समझ लिया आप। और इसकी इंजीनियरिंग के लिए किसी ह्यूमन को लेकर और किसी एक पागल जैसे मान लीजिए कोई अलग दूसरे एक्स्ट्रा को लेकर, किसी फसल को भी ले लीजिए, अगर किसी फसल की 2 प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है, उसके जीन उसमें डाले जाते हैं, जाति प्राप्त होती है, जिस जाति का विकास होता है, ठीक है, नई प्रजाति का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड कहते हैं या संकर प्रजाति कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूजुअली देखा ही जाता है कि पहले कभी हम
खेती करते थे 2 कुंटल के एक बीघे में निकलता था, अब 4 कुंटल का निकलता है। उसके आगे भी कुछ और जीन अगर क्रॉस कराया जाए, कुछ और नया लाया जाए